हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA BSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस चैप्टर 4 दैट इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जी हाँ, अभी तक हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक फंक्शन की पढ़ी थी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है जी, दैट इज देखो हम करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, या फिर लिमिट y टेंड्स टू 0। इस प्रकार से हम लिमिट लिखते थे, लिमिट a टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। उसमें क्या था, हमारे पास एक वेरिएबल था। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे, हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी किसके लिए, दो वेरिएबल्स के लिए। ठीक है जी, कि दैट इज लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 या एक्स वाई टेंड्स टू a, b। ठीक है जी, इस प्रकार से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये बात सिर्फ 2 के लिए ही नहीं होगी, ये बात 3 के लिए भी होगी, ये बात 4 के लिए भी, n के लिए भी बात होगी। ठीक है जी, 2 और मोर। ठीक है, किसके लिए, 2 और मोर के लिए। अब ये यूज कैसे होती है, कहाँ यूज होती है? देखो, जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। मान लेते हैं लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो x और y दो वेरिएबल हो गए हमारे पास। ठीक है जी, दो वेरिएबल यहाँ पे आ गए। अब बात करते, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है तो उसके जो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम हमारे पास क्या आते हैं उसकी, एक्स वाई जेड। इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया। ठीक है जी, और रेक्टेंगल का जो एरिया था उसके अंदर जो फंक्शन था वो हमारे पास कितने वेरिएबल्स का था, 2 वेरिएबल्स का था, एक्स वाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि n वेरिएबल्स के लिए भी बात आ जाए तो उसको भी कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर होगा बिल्कुल, जो हमारे पास 2 के लिए होगा वही सेम 3 के लिए, 4 के लिए एंड सो ऑन, राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास 2 और मोर सेट्स की, राइट। तो लेट R क्या है, बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है जी, देखो, एक तो हम सिंगल R लिखते हैं ऐसे, एक हम ऐसे लिखते हैं बना करके, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और ये R ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, ये अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने इसका नोटेशन चेंज होते रहता है, इसका नाम बदलता रहता है, राइट। ग्रुप एंड थ्योरी की बात करेंगे तो उसके अंदर R हमारे पास क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है, राइट। तो R एक सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। ठीक है जी, तो जो R स्क्वायर होगा ये हमारे पास क्या होगा, इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी किसकी, R की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद R। ये हमारे पास R की, R के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। ठीक है जी, R एक सेट है रियल नंबर्स का, R के कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी R की, R के साथ। ठीक है, सच दैट, देखो कैसे, जो R स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R मल्टीप्लाई R, सच दैट इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x1 x2। ठीक है, सच दैट जो x1 है वो बिलोंग्स करेगा इस फर्स्ट R से, x2 बिलोंग्स करेगा इस सेकंड R से। ठीक है जी, जो फर्स्ट x1 है ये बिलोंग करेगा इससे, जो x2 है ये बिलोंग करेगा इस R से। मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट वाले से, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड वाले से बिलोंग करता है। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर हम R क्यूब की बात करते हैं तो उसको लिखते हैं R मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई, तो सेट ऑफ ऑल x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, इस R से कौन बिलोंग करेगा, x1, इस R से x2, इस R से x3, तो x1 बिलोंग्स टू R, x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, x3 बिलोंग्स टू R, राइट। अब सोच रहे होंगे सर आपने सिंपल x1 x2 x3 क्यों लिया, आपने सिंपल xy क्यों लिया, xy z। आपकी बात मान लेते हैं, चलो यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं, यहाँ पे z ले लेते हैं, राइट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसके अंदर क्या लेंगे, आप कहोगे सर x y z w ले लेंगे हम। ठीक है, वो भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे ले लेते हैं फिलहाल। तो आपके पास ABCD के अंदर अल्फाबेट कितने होते हैं,
पता आपको 26 होते हैं, राइट। तो आप 26 अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इसकी, इसको हम क्या लिखेंगे, अब बताओ इसके लिए क्या सिंबल है, सोच सकते हो। बोले सर शायद तो अभी शीट ले लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ग्रीक लेटर उठा लेंगे। कितने उठाओगे? एन की वैल्यू क्या पता कितनी है, एन की वैल्यू में 2 लाख है। फिर कहाँ से लाओगे इतने सिंबल्स, क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, अपना मैथ के सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है, मैथ के सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn सच दैट जो xi है वो किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। मैंने ये लिख दिया। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ x1 बिलोंग्स टू r, फिर x2 बिलोंग्स टू r, x3 बिलोंग्स टू r एंड सो ऑन xn बिलोंग्स टू r, वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो xi बिलोंग्स टू r, क्योंकि r से भी क्या है, सेम ही तो है, ठीक है जी। तो i इज इक्वल टू हमने लिख दिया कि i का मतलब क्या है, यहाँ पे i1 से लेकर n तक गया हुआ है, राइट, ठीक है, ओके। तो आप सिंपल कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो हम लेंगे भी। बट ये ज़्यादा आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो ये आर हमारे पास, आर स्क्वेयर, ये आर हमारे पास है, आर क्यूब है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एन डायमेंशनल। ये कितने डायमेंशनल हैं, 2D बोलते हैं, इसको 3D, इसको 4D, इसको ND, मतलब एन डायमेंशनल, ठीक है। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल अप टू सोन एन डायमेंशनल, राइट। अब हमारे पास जो आर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कहाँ पे लाई करते हैं, रियल लाइन पे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा रियल लाइन को। अब हमारे पास ये आर स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जी कार्टेशियन प्लेन को। कार्टेशियन प्लेन कौन सा आपके पास, देखो ये वाला, ये प्लेन जो बनाते हो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है हमारे पास, राइट। तो इसके बाद हमारे पास है आर क्यूब। आर क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास होल स्पेस को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल स्पेस को। अब होल स्पेस से मतलब कैसे, जैसे हमारे पास ये आ जाए और ये हो जाए हमारे पास डायमेंशन 3 डायमेंशन, दैट इज एक्स वाई और ये जेड, ठीक है जी। ये अपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर, 3D के अंदर हमारा चैप्टर आया था 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये फिगर बनाई थी, इसके ग्राफ के पॉइंट पे हमने निकाले थे। इसके हमारे पास इससे क्या बनता है, ऑक्टेंट बनता है, और ये इस पॉइंट से हमारे पास क्या बनता है, इससे बनता है हमारे पास क्वाड्रेंट। देखो इस टाइप से हमारे पास, ठीक है। और इससे हमारे पास ये बन जाएगा इस साइड से, फिर इस साइड से आ जाएगा, फिर इस साइड से आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे निकल जाएंगे हमारे पास, क्या बनता है वहाँ से, सॉरी ऑक्टेंट बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, ऑक्टेंट बनेगा उससे। और प्यारे बच्चों, इनको ना अलग से नाम भी इसका एक अलग से ही बोल सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं 2 है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 2 टपल्स, 1 2 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 टपल्स। फिर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, तो क्या बोलते हैं इसको 3 टपल्स, 4 टपल्स एंड टपल्स, TOUPLES, ठीक है जी। क्या, टपल्स, 2 टपल्स, इस टाइप से बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स की। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल लाइन को। जो आर स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन को, और जो आर क्यूब है वो रिप्रेजेंट करता है होल स्पेस को, ठीक है। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसको मान लेते हैं कि जेड कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है जी। जेड फंक्शन है किसका, 2 वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई का, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई,
ठीक है जी। इसको एक्स वाई का फंक्शन तब कहेंगे अगर फॉर ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, किसके लिए, ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई इट गिव्स यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू। क्या दे, यूनिक दे और फाइनाइट वैल्यू दे, तो हम कहेंगे कि जो z है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है जी। और इसको लिखते कैसे हम, इसको लिखते z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा y, या फिर z इज इक्वल टू फाई ऑफ x कोमा y। ठीक है जी। हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, f ऑफ x कोमा y या फाई ऑफ x कोमा y, कई बार हम साई भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो फंक्शन का नाम है, चेंज जस्ट नोटेशन होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास z एक फंक्शन है किसका, x एंड y का। कब कहेंगे इसको, जब ये x y के ईच पेयर के लिए, एक x y का पेयर, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर, उन सभी के लिए ईच पेयर के लिए क्या दे, यूनिक और फाइनाइट वैल्यू दे, तो हम कहेंगे कि जो z है वो हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है जी x एंड y का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये इसके नोटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट की डेफिनेशन की। देखो लिमिट की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, फर्स्ट चैप्टर में किया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है जी, वही डेफिनेशन है बिल्कुल सेम। वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था, अब यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है जी, तो लिखते डेफिनेशन इसकी, समझा मैंने आपको रखी है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले चैप्टर वन को देख लीजिए, ताकि आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए, उनका मतलब क्या होता है, कैसे वो निकलती है, वो चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो प्यारे बच्चों ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान आपके लिए, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल आसान चीज़ है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है, ए नंबर एल इट्स सेड टू बी द लिमिट it's said to be the limit of function f of x y h। इस फंक्शन की लिमिट कहेंगे l को, कब कहेंगे, अगर हमारे पास जो x y है वो टेंड करता हो किसी a b को, किसके लिए, if for any real number epsilon greater than 0 then there exists a real number delta greater than 0 such that for all points x, y other than ab, क्योंकि ए भी तो लिमिट उस पर डिफाइन नहीं होती ना, लिमिट तो क्या करते हैं हम, लिमिट को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से, उस पर डिफाइन होती है फंक्शन की वैल्यू पे। ठीक है, तो हम जब तब लिमिट निकालते हैं, तब लिमिट का कॉन्सेप्ट आया था कि उस फंक्शन की वैल्यू पे जिस पॉइंट पे निकाल लें उस पर डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई पे अदर देन ए बी को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको लिखते कैसे हैं, मोड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, फॉर 0 लेस देन मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, एंड अब b के लिए निकालेंगे यहाँ से 0 लेस देन मोड y माइनस के बी लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x कोमा वाई माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 लेस देन रूट के अंदर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस के y माइनस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन डेल्टा आ जाए, एंड वी राइट लिमिट x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू l। ये हमारे पास क्या जी, लिमिट की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या चीज़ है, बिल्कुल देखो रिलेट करो, आप जो अपने डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है चैप्टर 1 के अंदर, आपको याद है तो उसे देखो रिलेट करो। क्या है, ए नंबर एल इट्स सेड टू बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, मैं फंक्शन एफ बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे, क्यों, क्योंकि ताकि आपको चीज़ें रिलेट करनी आ जाए। जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी एक वेरिएबल के लिए, उसके अंदर क्या था, एफ था। ठीक है जी, एफ एज दिस फंक्शन एक्स टेंड्स टू ए इफ फॉर एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वहां पर भी सेम था, तो एक नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा इसका कोरस्पोंडेंस, देन सच दैट फॉर ऑल पॉइंट्स, यानी उसमें क्या था, उसमें बोलते थे हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, राइट, याद आया,
डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के अंदर फंक्शन डिफाइन होता था। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रही है लास्ट में, फॉर ऑल पॉइंट एक्स वाई अदर देन ए बी। तो मतलब क्या, ए बी को डिलीट कर दो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स क्या होता था, एफ एक्स माइनस के एल होता था, लेस देन एप्सिलॉन, फॉर जीरो लेस देन मोड एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा, राइट। तो सेम यहाँ पे हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, ये एल हो गया, तो 2 पॉइंट पे जा रहा है ये, ए पे और बी पे, तो एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, ठीक है जी। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास किसके नेबरहुड बेस है, ये हमारे पास नेबरहुड बेस है स्क्वायर की, ठीक है, बेस्ड ऑन नेबरहुड ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर की नेबरहुड है, ठीक है जी। और ये हमारे पास नेबरहुड किसकी है, ये हमारे पास नेबरहुड है सर्कल की। नेबरहुड का मतलब मैंने आपको बताया रखा है, नेबरहुड क्या होती है, ठीक है जी। उस पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट की बात करें उस पॉइंट के आस पड़ोस, वो हमारे पास नेबरहुड कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लिमिट को ऐसे लिखते थे, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स टेंड्स टू ए बोलते थे। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो एक्स टेंड्स टू ए भी बोलेंगे और वाई टेंड्स टू बी भी बोलेंगे। हमारे पास क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। यूनिक होगी वो लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, क्या होगी जी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। जब एक्स वाई टेंड्स करता हो किसको, ए बी को, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब लिमिट सेम आएगी। किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज होती जाए तो वो लिमिट क्या है, यूनिक नहीं होगी, ठीक है जी। तो लिमिट यूनिक होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करोगी। अब चाहे इस साइड से आओ चाहे उस साइड से आओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है जी, लिमिट सेम आएगी, ये कहना चाहता है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी डेफिनेशन में जाए इससे पहले इसका अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिख लेते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, वो तो आपको याद होगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट तो हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था सेम चीज़ें ऐसे ही है। अगर हमारे पास फंक्शन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर क्या होता है, अगर फंक्शन हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स को वाई, ठीक है जी, ये टेंड करता है किसी एल को, ठीक है, टेंड करता है किसको, एल को टेंड करता है। एंड फंक्शन जी ऑफ एक्स को वाई ये टेंड करता है किसी एम को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो एफ ऑफ, मैं इसको एफ लिख देता हूँ, इसको जी लिख देता हूँ, एफ प्लस जी किसको टेंड करेगा हमारे पास, एल प्लस एम को, ठीक है जी। इसकी लिमिट एल आती है, उसकी लिमिट एम आती है, तो सेम यहाँ से एफ प्लस जी की लिमिट क्या आएगी, एल प्लस एम आएगी। एफ माइनस जी की लिमिट क्या आएगी, एल माइनस के एम आएगी। और एफ इंटू जी की लिमिट क्या आएगी, एल इंटू एम आएगी। फिर के इंटू एफ की लिमिट क्या आएगी, के इंटू एल आ जाएगी। के इज एनी स्केलर, ये हमारे पास कोई स्केलर नंबर है। और एफ अपॉन जी की क्या आएगी, एल अपॉन एम आएगी, सच दैट जो m है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में, राइट। क्या है, सिंपल सी भाषा के अंदर है। अब मैं सारा डेफिनेशन लिखवाने लग जाऊँ, आप उसको देखते वैसे कंफ्यूज हो जाओगे, फ़ायदा क्या। तो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, ठीक है जी। तो f अगर l को टेंड करता है मतलब f की लिमिट क्या आती है, l आती है, और g की लिमिट m आती है। तो f प्लस g की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, l प्लस m आएगी। f माइनस g की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, l माइनस m आएगी। f इंटू जी की लिमिट मल्टीप्लाई करेंगे तो l इंटू m आएगा। k इंटू एफ की लिमिट k इंटू l आएगा। और f बाई जी की लिमिट l बाई m आएगी, जहाँ पे जो m है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डेफिनेशन, फिर उसका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है जी। कंटिन्यूटी के अंदर आपको एक बात पता होगी कि जो कंटिन्यूटी है वो फंक्शन की वैल्यू पे डिफाइन होती है, ठीक है जी।
जैसे यहाँ पे क्या था, अदर देन बोला था इन्होंने कि अदर देन ए बी, तो वहाँ पे क्या होगा, उस ए बी के ऊपर जो लिमिट है वो डिफाइन होगी, तब हम उसकी कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास है इसकी दो डेफिनेशन हमारे पास दे रखी है, ठीक है जी। मैंने आपको दोनों डेफिनेशन करवाई थी पहले भी, अब भी कर लेते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी इफ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, क्या करती हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो एंड इक्वल एज एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, और इस वैल्यू के इक्वल हो, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है जी। और अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। दूसरी डेफिनेशन भी सेम ऐसी है, बट उसके अंदर जैसे हमने मोड के अंदर लिखा था वैसे लिखेंगे उसको, मोड एफ ऑफ एक्स के तरीके से, ठीक है। अब कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात दोनों की सेम है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी if given epsilon greater than 0 we can find a real number delta such that mod f of xy minus k f of ab less than epsilon for all x comma y that satisfies mod f of xy minus k ab less than डेल्टा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो जाती है। क्या, फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को इंट्रोड्यूस कब करेंगे, किसी पॉइंट ए बी पर, अगर उस पॉइंट पर लिमिट से क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। सेम इसके अंदर हमारे पास है, ठीक है जी। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी इफ गिवन एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करता हो। डेल्टा किस प्रकार से एग्जिस्ट करता हो कि सच दैट हमारे पास वहाँ पे क्या होता था, एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए होता था, सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ ए बी, ठीक है जी, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई दैट सेटिस्फाई मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के ए बी लेस देन डेल्टा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा। एक सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एफ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या होता था, एक्स माइनस ए होता था, तो यहाँ पर भी एक्स वाई माइनस के ए बी आएगा लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास क्या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मैं प्यारे बच्चों समझा चुका हूँ चैप्टर 1 के अंदर अच्छे से, ठीक है। तो अब वहाँ से इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसके बाद इसकी है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो उसके अंदर हमारे पास सेम चीज होंगी। इसके अंदर क्या है, मान लेते हैं कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ये क्या है जी, कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, और जो जी फंक्शन है ये भी क्या जी, कंटिन्यूस है, ठीक है। ये क्या हमारे पास कंटिन्यूस है, ओके। ये कंटिन्यूस हमारे पास है, तो जो एफ प्लस जी आएगा ये भी क्या होगा जी, कंटिन्यूस। एफ माइनस जी आएगा ये भी कंटिन्यूस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंटिन्यूस, तो ये भी कंटिन्यूस, एफ इंटू जी ये भी कंटिन्यूस, के इंटू एफ ये भी कंटिन्यूस, एफ अपॉन जी ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस, एक्सेप्ट किस पॉइंट को छोड़ के, ए नोट बी नोट को। ए नोट बी नोट मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए नोट बी नोट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स नोट वाई नोट, क्योंकि हम जी यूज कर रहे हैं, एक्स नोट वाई नोट।
तो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, ओरिजिन को छोड़ के 0 0 पे छोड़ के 0 0 फंक्शन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है जी, इसको छोड़ कर ये हमारे पास से भी क्या हो जाएंगे, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएंगे। अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, उनका डिफरेंस भी, उनकी प्रोडक्ट भी, उनके डिवीजन भी और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी क्या होती है जी, कंटिन्यूस होती है। ठीक है जी, जो k है, k इज एनी स्केलर, राइट। ओके, अब प्यारे बच्चों हमने बात की थी फंक्शन की, जो फंक्शन था हमारे पास 2 वेरिएबल्स का, तो उसको हम लिखते थे z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास था z इज इक्वल टू f ऑफ x, y। तो इसकी जो डोमेन होती है, वो डोमेन हमारे पास प्यारे बच्चों होती है सबसेट ऑफ R²। इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, सबसेट होती है R² का, और जो रेंज होती है, रेंज होती है हमारे पास सबसेट ऑफ या सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ R। ये हमारे पास जो रेंज होती है इसकी, मैंने रेंगल बोल दिया, रेंज हमारे पास को होती है सेट ऑफ R होती है, सब सेट ऑफ R होती है। ठीक है जी, और जो डोमेन होती है वो हमारे पास होती है सब सेट ऑफ R²। ठीक है, अगर यहाँ पे डोमेन इसकी मान लेते हैं, इस फंक्शन डोमेन क्या है जी, S है, तो S होगी तो S को लिखेंगे f फ्रॉम S टू R। ठीक है जी, सच दैट जो S है वो क्या बनाती है, सबसेट बनाती है R² का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है जी, क्या फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की जब हमने बात की थी, उसका नोटेशन लिखी थी हमने, z इज इक्वल टू f ऑफ x, y। इसके अंदर जो डोमेन होती है फंक्शन की, वो फंक्शन डोमेन सबसेट होती है R² का, 2 टपल्स है, R² सबसेट होगी, और जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 के लिए इंट्रोडक्शन, और इसकी हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है 4.1, वो एक्सरसाइज हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। मिलते अपनी एक्सरसाइज 4.1 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।